हेलो दोस्तों, क्लास 10th में साइंस में बायोलॉजी के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे आनुवंशिकी एवं जैव विकास। और उसमें हमने पढ़ा है मेंडल के प्रभावता का नियम और पृथक्करण का नियम। और पृथक्करण के नियम को ही युग्मकों की शुद्धता का नियम कहते हैं। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। इसमें क्या बोलेंगे, इस नियम के अनुसार जब दो जोड़ा लक्षणों को ध्यान में रख के क्रॉस कराते हैं, यहाँ पर विपरीत जोड़ सकते हैं। दो जोड़ा विपरीत लक्षणों को ध्यान में रख के जब क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है तथा दूसरी पीढ़ी में जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं। इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। तो प्रथम पीढ़ी में प्रभाविता का नियम लागू होता है, दूसरी पीढ़ी में जाइगोट के बनने के पश्चात युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से अपना प्रदर्शन करते हैं और इसे ही स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम कहते हैं। अब इसको हम डायग्राम के द्वारा भी समझा सकते हैं। ये देखिएगा, पहले हम इसको डायग्राम बना लेंगे, बाद में इसमें लिखने वाला लिखेंगे। जब मटर के गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों का क्रॉस कराते हैं तो क्या होगा। तो जब मटर के गोल पीले और झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो ये गोल के लिए कैपिटल आर, पीले के लिए कैपिटल वाई, झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर और हरे के लिए स्मॉल वाई। ये याद रखिएगा। जब इसमें आएगा तो आधे आएंगे, कैपिटल आर हो जाएगा और ये इधर से स्मॉल आर हो जाएगा, ये कैपिटल वाई हो जाएगा और ये स्मॉल वाई हो जाएगा। इन चारों को मैंने ब्रेक करके लिख दिया, कैपिटल आर, कैपिटल वाई, स्मॉल वाई। अब इनमें क्रॉस करा के देख लेते हैं तो ये क्या बना, कैपिटल आर का क्रॉस होगा कैपिटल वाई से, इसका इन दोनों से, फिर इसका इन दोनों से। कैपिटल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल वाई से तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर का क्रॉस हुआ स्मॉल वाई से तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इस स्मॉल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल वाई से तो स्मॉल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। स्मॉल आर का क्रॉस हुआ स्मॉल वाई से तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई हो जाएगा। कितने मिल गए ट्रेड्स हमको, 4 मिल गए। अब इन्हीं 4 को हम इस डायग्राम के द्वारा यानी चेकर बोर्ड के द्वारा बना सकते हैं। इसको दिया था पुन्नेट ने। किसने दिया, पुन्नेट ने इसको दिया है। अब इसको समझिएगा। तो ये 4 वही कैरेक्टर इधर लिखे हैं, 4 इधर लिखे हुए हैं। इसमें होता क्या है, इनका क्रॉस इन चारों से कराएं, फिर इसका क्रॉस इन चारों से कराएं, इसका इन चारों से और इस वाले का इन चारों से। तो समझते हैं, कैपिटल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल आर से तो हो जाएगा डबल कैपिटल आर। कैपिटल वाई का क्रॉस हुआ कैपिटल वाई से डबल कैपिटल वाई। कैपिटल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल आर से डबल कैपिटल आर। कैपिटल वाई का क्रॉस हुआ स्मॉल वाई से तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। कैपिटल आर का क्रॉस हुआ स्मॉल आर से तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल वाई का क्रॉस हुआ कैपिटल वाई से तो डबल कैपिटल वाई हो जाएगा। कैपिटल आर का स्मॉल आर से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ये क्लियर हो गया पहला। अब इस वाले का चारों से कराएं। कैपिटल आर का क्रॉस हुआ कैपिटल आर से तो डबल कैपिटल आर। स्मॉल वाई का क्रॉस हुआ कैपिटल वाई से, इसलिए कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल पहले लिखते हैं, कैपिटल आर का कैपिटल आर से डबल कैपिटल आर, स्मॉल वाई का स्मॉल वाई से डबल स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर तो कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल वाई और स्मॉल वाई हो जाएगा डबल स्मॉल वाई। स्मॉल आर कैपिटल आर तो लिखेंगे पहले कैपिटल वाला, कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई तो डबल कैपिटल वाई, स्मॉल और ये कैपिटल आर तो हो जाएगा कैपिटल आर स्मॉल आर। कैपिटल वाई ये हो जाएगा स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। स्मॉल आर डबल स्मॉल आर। कैपिटल वाई डबल कैपिटल वाई। स्मॉल आर डबल स्मॉल आर। कैपिटल वाई स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब ये वाला देख लेते हैं, ये क्या दिया गया, स्मॉल आर कैपिटल आर तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई तो कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। स्मॉल वाई डबल स्मॉल वाई। स्मॉल आर और ये हो जाएगा क्या, डबल स्मॉल आर। स्मॉल वाई कैपिटल वाई स्मॉल वाई।
स्मॉल आर डबल स्मॉल वाई डबल स्मॉल वाई। अब क्या बना, तो आर आर अगर एक प्रभावी अप्रभावी दिखे तो प्रभावी वाला मान्य होता है। कैपिटल आर से हो जाएगा गोल है, ये देखिए गोल बन गया 20, और ये कैपिटल वाई का मतलब पीला है, तो गोल और पीला है, ये भी गोल है और साथ में एक कैपिटल है, यानी एक पीला है और एक हरा है, तो दोनों में दिखेगा कौन, प्रभावी, जो कि पीला है, तो ये भी बन जाएगा गोल और पीला। या भी गोल है और पीला है, गोल और पीला है, गोल है और पीला है, या भी गोल है और पीला है, क्योंकि कैपिटल आर स्मॉल आर आए तो कैपिटल आर माना जाएगा अर्थात गोल है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई अर्थात ये पीला है, और ये क्या हो जाएगा देखेंगे, ये देखिए ये गोल तो है लेकिन ये कैसा है, स्मॉल वाई माने हरा है, तो इस गोल और हरा है, या भी गोल है और साथ में कैसा है, हरा है, ये गोल है और पीला है, गोल है पीला है, ये झुर्रीदार है, क्योंकि कैपिटल आर मीन्स होता है गोल और स्मॉल आर मीन्स होता है झुर्रीदार, तो डबल स्मॉल आर है झुर्रीदार है, और कैपिटल वाई मीन्स पीला है, तो झुर्रीदार पीला है। ये देखिए गोल नहीं है, झुर्रीदार है, साथ में पीला है, ये गोल है और पीला है, ये गोल तो है लेकिन डबल वाई मीन्स हरा है, तो ये हो जाएगा गोल और हरा। दूसरा है स्मॉल आर, ये झुर्रीदार है और ये पीला है, ये झुर्रीदार है और हरा है। अब देखेंगे कितने पौधे कौन कौन से हैं, तो गोल और पीले कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो गोल और पीले कितने हो गए, 9 हो गए। ये गोल है और साथ में हरा है, तो 1 2 3, गोल और हरे कितने हैं, 3। अब क्या देखा जाए, झुर्रीदार पीले कितने हैं, 1 2 3, और झुर्रीदार हरा कितना है, केवल एक झुर्रीदार हरा है, ठीक है, ये झुर्रीदार पीला है, ये झुर्रीदार हरा है। तो हम क्या निष्कर्ष लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं कि गोल और पीले पौधे जो बीज वाले बने वो कितने हैं, 9 हैं, गोल और हरे कितने हैं, 3, झुर्रीदार पीला कितना है, 3, झुर्रीदार हरा कितना है, 1, तो अनुपात कितना आ गया, 9:3:3:1 का आ जाएगा। तो अब लिख सकते हैं जब गोल पीले तथा झुर्रीदार हरे बीज वाले पौधों के बीच क्रॉस कराते हैं तो प्रथम पीढ़ी में प्रभावता का नियम लगता है, परंतु दूसरी पीढ़ी में युग्मक निर्माण के समय प्रत्येक लक्षण स्वतंत्र रूप से प्रदर्शन करते हैं तथा 9:3:3:1 में गोल पीले, गोल हरे, झुर्रीदार पीले और झुर्रीदार हरे पौधों में उत्पन्न होते हैं। तो ये हो गया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। और अब हम पढ़ेंगे आगे अपूर्ण प्रभाविता का नियम। कौन सा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम। तो प्रभाविता का नियम हो गया और पृथक्करण का नियम हो गया। अब आएगा अपूर्ण प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अपूर्ण प्रभाविता का नियम, तो प्रकृति में कभी कभी पेड़ पौधे मेंडल के नियम का पालन नहीं करते हैं, अर्थात F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण दिखाई देने के बजाय एक मध्यवर्ती लक्षण दिखाई देता है, जिसमें ना तो संपूर्ण प्रभावी होता है ना ही अप्रभावी, दोनों के बीच का लक्षण दिखाई देता है। जैसे शुद्ध लाल तथा शुद्ध सफ़ेद पौधों के बीच क्रॉस कराने पर गुलाबी रंग के पुष्प उत्पन्न होते हैं। तो मेंडल के हिसाब से तो लाल पुष्प होने चाहिए थे, लेकिन ना तो लाल है ना ही सफ़ेद है बल्कि गुलाबी है, तो दोनों के बीच का मध्यवर्ती लक्षण दिखाई दिया। और इसे सर्वप्रथम मिराबिलिस चलापा, जिसे 4 o'clock प्लांट कहते हैं, इसमें देखा गया। इसी को बोलते हैं गुलाबांस। क्या बोलते हैं, गुलाबांस भी कहते हैं। तो इसका अगर हम डायग्राम बनाएं तो हम देख सकते हैं। तो ये हो गया ये हो गया शुद्ध लाल पुष्प वाला पौधा और ये हो जाएगा शुद्ध सफ़ेद पुष्प वाला पौधा। और जब दोनों के बीच में क्रॉस कराते हैं तो ये होना चाहिए था लाल शंकर, लेकिन ये हो गया कैसा, पिंक गुलाबी। तो ये होता है कैसा, अपूर्ण प्रभाविता का नियम है। अगली हेडिंग हम पढ़ेंगे मानव सुजनन की। इसे मानव आनुवंशिकी भी कहते हैं। सुजनन की क्या है, यूजेनिक्स। तो सुजनन की आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिक सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हुए मानव जाति को सुधारने का प्रयास किया जाता है। सुजनन की या यूजेनिक्स कहलाती है। तो सुजनन की आनुवंशिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें आनुवंशिकी सिद्धांतों की सहायता से मानव की भावी पीढ़ियों में आनुवंशिक लक्षणों को नियंत्रित करते हुए मानव जाति को सुधारने का प्रयास किया जाता है।
यह प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, सुजनकी कहलाती है। जो सुजनकी के जनक हैं वो सर फ्रांसिस गाल्टन हैं। तो सर फ्रांसिस गाल्टन को फादर ऑफ यूजेनिक्स या फिर सुजनकी का जनक या पिता कहा जाता है। अब हम पढ़ेंगे गुणसूत्र, क्रोमोसोम क्या होते हैं। गुणसूत्र कोशिकाओं में पाए जाने वाले आनुवंशिक लक्षणों को वंशागत करते हैं, अर्थात माता पिता के लक्षणों को उनकी संतानों तक ले जाते हैं। और गुणसूत्र जो हैं वो दो प्रकार के होते हैं, मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, समजात और असमजात। समजात को बोलते हैं ऑटोसोम और असमजात को बोलते हैं हेट्रोसोम। तो पहला समजात गुणसूत्र यानी ऑटोसोम या ऑटोसोमल क्रोमोसोम, ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्य के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। याद रखिएगा, विकल्प में क्वेश्चन आता है दैहिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले गुणसूत्र कौन से हैं, समजात गुणसूत्र हैं। तो ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्य के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं समजात गुणसूत्र कहलाते हैं। और समजात गुणसूत्रों की संख्या मनुष्य में 22 जोड़ी होती है। तो मनुष्य में इनकी संख्या कितनी, 22 जोड़ी होती है। 22 जोड़ी का मतलब 44 संख्या में ये मानव में पाए जाते हैं। दूसरा है असमजात गुणसूत्र या हेट्रोसोमल क्रोमोसोम, ऐसे गुणसूत्र जो मनुष्य के लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं और असमजात गुणसूत्र कहलाते हैं। तो दैहिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले समजात, लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करने वाले असमजात गुणसूत्र कहलाते हैं। मनुष्य में इनकी संख्या 1 जोड़ी होती है। स्त्री और पुरुष दोनों में अलग अलग प्रकार के होते हैं। स्त्रियों में इन्हें XX तथा पुरुषों में इन्हें XY से निरूपित करते हैं। आगे पढ़ेंगे मनुष्य में लिंग निर्धारण, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। तो मनुष्य की जनन कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में क्या होते हैं, समान होते हैं, और जिसे क्या कहते हैं, समजात कहते हैं। ये हमने पढ़ा है। और फिर आगे क्या बोला गया, स्त्रियों में 23वां जोड़ा भी समान गुणसूत्रों वाला होता है, परंतु पुरुषों में यह असमान होता है, इसे ही असमजात कहते हैं। युग्मक जनन के पश्चात बने हुए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित अर्थात आधे गुणसूत्र आते हैं। तो युग्मक जनन के पश्चात बने हुए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, अर्थात मात्र कोशिका से युग्मकों में केवल आधे गुणसूत्र ही आते हैं। युग्मकों में केवल आधे गुणसूत्र ही आते हैं। इस तरह स्त्रियों में युग्मक एक ही प्रकार के बनते हैं। स्त्रियों में युग्मक एक ही प्रकार के बनते हैं, कौन से, 22+X, जबकि पुरुषों में 2 प्रकार के युग्मक 22+X और 22+Y बनते हैं। जब निषेचन होता है तो आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के परस्पर मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। तो जब निषेचन होता है तो आधे गुणसूत्र पिता के और आधे माता के मिलकर परस्पर जाइगोट का निर्माण करते हैं। इतना एक बार फिर से देख लेते हैं। तो क्या बोला गया, मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र स्त्री और पुरुष दोनों में समान होते हैं। स्त्रियों में 23वां जोड़ा भी समान होता है, जबकि पुरुषों में असमान होता है, इसे ही असमजात कहते हैं। युग्मक जनन के पश्चात बने हुए युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या अगुणित होती है, अर्थात मात्र कोशिका से युग्मकों में केवल आधे ही गुणसूत्र आते हैं। इस तरह स्त्रियों में सभी युग्मक एक प्रकार के 22+X बनते हैं, जबकि पुरुषों में 2 प्रकार के 22+X तथा 22+Y बनते हैं। जब निषेचन होता है तो आधे गुणसूत्र माता के और आधे गुणसूत्र पिता के परस्पर मिलकर जाइगोट का निर्माण करते हैं। यदि बना हुआ जाइगोट 22+22+XX प्रकार का है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़की है, तथा यदि बना हुआ जाइगोट 22+22+XY प्रकार का है तो उत्पन्न होने वाली संतान लड़का होगा। कैसे, अब हम इसको डायग्राम के द्वारा भी समझ सकते हैं। ये मातृ जनन कोशिकाएं हैं, जिसमें ये महिला में हो जाएगा XX, पुरुष में हो जाएगा XY। गुणसूत्र कितने होंगे, 44+XX, 22 जोड़ी समान होते हैं तो इसलिए 44 लिख दिया, 22 दूना 44। स्त्रियों में 23वां भी समान होता है XX, पुरुषों में अलग होता है XY। तो ये हो गया। अब इनको अलग कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा X और ये X, 22+X 23 ये हो गए, 22+X ये 23 हो गए, 46 बन जाएंगे। पुरुषों में X और Y, 22+X 22+Y बन जाएगा।
आप क्रॉस करा के देख सकते हैं। तो इस x का जब क्रॉस हुआ इस x से, तो x का क्रॉस हुआ x से तो हो जाएगा 22 + 22 + x, और ये 22 प्लस, ये देखिए दूसरा क्रॉस करा दिया जाए 22 + 22 + xy, तो बन जाएगा लड़का। अब इसका कराओ 22 प्लस इसका क्रॉस होगा 22 + x और x, तो 22 + 22 + x। अब ये 22 + 22 + xy, तो होने वाली संतान लड़का होगा। तो इस तरह से 50% संभावना है लड़का होने की और 50% संभावना है लड़की होने की। तो ये हो जाएगा मनुष्य में लिंग निर्धारण। अब पढ़ेंगे लिंग संलग्न लक्षण। लिंग संलग्न लक्षण, तो मनुष्य की कोशिकाओं में पाए जाने वाले समजात गुणसूत्र मनुष्य के दैहिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं, जबकि लिंग गुणसूत्र लैंगिक लक्षणों का निर्धारण करते हैं। परंतु मनुष्य के कुछ दैहिक लक्षणों के जीन लिंग गुणसूत्रों पर पाए जाते हैं, अर्थात लिंग गुणसूत्रों से संलग्न होते हैं, और इनके कारण उत्पन्न लक्षण लिंग संलग्न लक्षण तथा इनकी वंशागति को लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति कहते हैं। लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागति कहते हैं। और लिंग संलग्न लक्षण 3 प्रकार के होते हैं, एक्स संलग्न लक्षण, वाई संलग्न लक्षण और एक्स वाई संलग्न लक्षण। तो पहला हम पढ़ेंगे एक्स संलग्न लक्षण। ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उन्हें एक्स संलग्न लक्षण कहते हैं तथा इनकी वंशागति को एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति कहते हैं। जैसे वर्णांता और हीमोफीलिया। वर्णांता को बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस और हीमोफीलिया को हीमोफीलिया। क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों? क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि एक्स संलग्न लक्षण किसे कहते हैं, किसी एक की वंशागति को उदाहरण के साथ में समझाइए। तो आप चाहे तो वर्णांतता को डिटेल में बताना और चाहे तो हीमोफीलिया को। अब हम वर्णांतता के बारे में पढ़ेंगे। तो वर्णांतता एक एक्स संलग्न लक्षण है। इसका प्रभावी जीन एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल एवं हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है, जिसके कारण ऐसे व्यक्तियों को रेलवे, वायुयान या बसों में चालक के पदों पर नियुक्त नहीं किया जाता है। और जो महिलाएं हैं वो इस रोग की क्या होती हैं? वाहक होती हैं। अब आपको वो क्वेश्चन देगा कि कौन ग्रसित है कौन ग्रसित नहीं है। अगर वो लगाकर क्वेश्चन देता है कि वर्णांतता किसे कहते हैं, एक सामान्य पुरुष का विवाह एक वर्णांतता की वाहक महिला से करा दें तो संतानें क्या होंगी, तो आप उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन लगाएंगे, वरना आप किसी को भी ग्रसित ले सकते हैं। तो दिया गया है, जब एक सामान्य पुरुष का विवाह वर्णांतता से वाहक महिला से करा दिया जाए तो होने वाली संतानों में वर्णांतता की वंशागति बताओ। तो पुरुष कैसा है? सामान्य, एक्स और वाई। वर्णांतता की वाहक महिला है एक्स और एक्स, इसलिए ये जो चिन्ह लगा हुआ है ये ऐसे पॉइंट रख देते हैं, ये बताता है कि रोग जो है उस पर, तो ये वाहक महिला हो जाएगी। तो सामान्य पुरुष है और वाहक महिला है, इसलिए इस पर रोग ये ऐसे डिसीज कैरी कर रहा है। तो ये एक्स और वाई अर्थात एक्स और वाई, और ये एक्स और एक्स। अब इसका क्रॉस करा के देख लें। एक्स का क्रॉस हुआ किससे? एक्स से, तो एक्स और एक्स रोग है, तो यहाँ पर हाँ ये ऐसे लग जाएगा। एक्स का क्रॉस हुआ किससे? एक्स से, तो एक्स और एक्स कोई रोग नहीं है। अब इस वाई का क्रॉस होगा एक्स से, तो एक्स और वाई, ये रोग यहाँ पर ऐसे लग जाएगा। इस वाई का क्रॉस होगा किससे? एक्स से, तो एक्स और वाई। तो क्या देखा गया कि जब सामान्य पुरुष का विवाह वाहक महिला से कराते हैं तो एक पुत्री वाहक है एक पुत्र वाहक है, अर्थात 50% पुत्र एवं पुत्रियां रोग से पीड़ित हैं और 50% पुत्र एवं पुत्रियां कैसी हैं? सामान्य हैं। तो यही लिख सकते हैं, जब वर्णांतता की वाहक महिला का विवाह सामान्य पुरुष से करा दिया जाए तो 50% पुत्र एवं पुत्री इस रोग से ग्रसित होते हैं, जबकि 50% पुत्र एवं पुत्रियां सामान्य होती हैं। अब हम दूसरा सवाल ले सकते हैं जिसमें महिला सामान्य है और पुरुष जो है वो वर्णांतता से ग्रसित है। तो जब एक सामान्य महिला का विवाह वर्णांतता से ग्रसित पुरुष से करा दिया जाए तो होने वाली संतानों में वर्णांतता की वंशागति बताइए। आपको सारे एग्जाम्पल ये नहीं लिखने, अगर वो पार्टिकुलर दे कौन पीड़ित है तब वो लगाइए, वरना कोई एक लिख दीजिएगा चाहे जिसको पीड़ित कर दीजिए। तो महिला कैसी है? सामान्य। पुरुष कैसा है? ग्रसित, तो वो ये ग्रसित हो गया। तो एक्स और एक्स, एक्स और वाई क्रॉस करा के दोस्तों देख लेते हैं।
तो इस x का क्रॉस हुआ किससे, x से, तो x और x हो जाएगा, ये x और x हो गया, इस पे रोक है, हो जाएगा। इस x का क्रॉस होगा किससे, इस x का क्रॉस होगा y से, तो x और y, कोई रोग नहीं है। इस x का अब क्रॉस होगा x से, तो x और x, यहाँ पर रोग आ जाएगा। इस x का क्रॉस होगा y से, तो x और y। तो जब हम सामान्य महिला का विवाह एक वर्णांता से ग्रसित पुरुष से कराते हैं तो समस्त पुत्रियां रोग की वाहक हैं, अर्थात वाहक पुत्रियां होती हैं। और सारे पुत्र कैसे होते हैं, सामान्य उत्पन्न होते हैं। अब पढ़ेंगे हीमोफीलिया। तो यह भी एक एक्स सहलंग लक्षण है। इस रोग को सर्वप्रथम इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया के वंशजों में पाया गया। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति में कहीं कट जाने पर या चोट लग जाने से रक्त का थक्का नहीं जमता, जबकि सामान्य व्यक्ति के रक्त का थक्का 1 से 5 मिनट तक अंदर जम जाता है। अधिक रक्त बहने के कारण कभी कभी रोगी की मृत्यु तक हो जाती है, इसीलिए इसे रक्तस्रावी रोग या ब्लीडिंग डिजीज या ब्लीडर डिजीज भी कहते हैं। क्या होगा, अब इसका भी एग्जाम्पल वैसे ही, अगर वो पार्टिकुलर दे आपको तो आप उसके अकॉर्डिंग लगाइए, वरना फिर आप अपने हिसाब से किसी को भी ग्रसित कर सकते हैं। क्या होगा यदि एक हीमोफीलिक पुरुष का विवाह सामान्य महिला से करा दिया जाए तो इसकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। तो ये देखिएगा, महिला जो लेनी है वो सामान्य होनी चाहिए, जो पुरुष है वो ग्रसित है, तो ये x और x हो जाएगा, x और y, यहाँ पर रोग हो जाएगा। इस x का क्रॉस होगा x से, तो बन जाएगा क्या, x और x बन जाएगा, रोग यहाँ पर है, आ गया। ठीक, अब इस x का क्रॉस होगा किससे, y से, तो x और y हो जाएगा। इस x का क्रॉस होगा x से, तो x और x रोग आ जाएगा। x का क्रॉस होगा किससे, y से, x और y। तो जब हम सामान्य महिला का विवाह ग्रसित पुरुष से कराते हैं तो समस्त पुत्रियां रोग की वाहक हैं हीमोफीलिया की, और समस्त पुत्र कैसे होते हैं, सामान्य उत्पन्न होते हैं। अनुपात पूछे तो 1:1 आ जाएगा। अब दूसरा हम सवाल लगा सकते हैं, जब हीमोफीलिया से वाहक महिला का विवाह सामान्य पुरुष से कराते हैं तो उसकी संतानों में हीमोफीलिया की वंशागति बताइए। तो वाहक महिला है और पुरुष कैसा है, सामान्य है, तो ये वाहक महिला हो गई, ये सामान्य पुरुष हो गया, x और x, x और y हो जाएगा। तो अब देख लिया जाए कैसे क्या होगा। तो ये x का क्रॉस होगा x से, तो बन जाएगा x और x, रोग है, आ जाएगा। इस x का क्रॉस होगा y से, तो x और y, रोग यहाँ पर आ जाएगा। इस x का होगा x से, तो x और x आ जाएगा। इस x का होगा y से, तो x और y आ जाएगा। तो इसमें एक पुत्र ग्रसित है और एक पुत्री वाहक है हीमोफीलिया की, जबकि एक पुत्र और पुत्री कैसी है, सामान्य। तो 50% पुत्र एवं पुत्रियां इस रोग से पीड़ित हैं और 50% पुत्र एवं पुत्रियां सामान्य हैं। तो ये कंप्लीट होता है एक्स सहलग्न लक्षण। अब वाई सहलग्न लक्षण क्या है, ऐसे लक्षण जिनके जीन वाई गुणसूत्र पर स्थित होते हैं उन्हें वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे हाइपरट्राइकोसिस अर्थात कानों पर बालों का पाया जाना, ये वाई सहलग्न लक्षण होता है। तीसरा है एक्स वाई सहलग्न लक्षण। ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उन्हें एक्स वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं। जैसे संपूर्ण अंधकारता, टोटल ब्लाइंडनेस, वो कलर ब्लाइंडनेस था, ठीक है, वर्णांता में, और किडनी संबंधी रोग, नेफ्राइटिस इसको बोलते हैं। तो ऐसे लक्षण जिनके जीन एक्स वाई गुणसूत्र पर पाए जाते हैं उन्हें एक्स वाई सहलग्न लक्षण कहते हैं, जैसे संपूर्ण अंधकारता और किडनी संबंधी रोग। इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे, आगे का इसका पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप इसको अच्छे से पढ़ करके नोट कर लीजिएगा।